Good morning, everyone. Welcome to A2S classes. The chapter which we are going to discuss today is our second chapter of geography, which is forest and wildlife resource. So, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि हम फॉरेस्ट किसे कहते हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स किसे कहते हैं. सो फॉरेस्ट रेफर्स टू दैट एरिया विच इज़ टोटली कवर विद द ट्रीज. मतलब फॉरेस्ट हम उसे कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जो कि क्या है, टोटली कवर है ट्रीज से. और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इंक्लूड करता है ऑल वाइल्ड एनिमल्स को, वो ऑल वाइल्ड बर्ड्स को एंड ऑल एक्वेटिक एनिमल लाइफ्स को या फिर एक्वेटिक लाइफ को विच इज़ टोटली रिलेटेड टू द वाटर, जो कि क्या है, टोटली रिलेटेड है वाटर से. आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में. वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, लिकेंस टू बनाना ट्रीज, एलिफेंट्स एंड द ब्लू व्हेल. मतलब कि हम इस प्लैनेट को शेयर करते हैं बहुत सारे अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, लिकेंस टू बनाना ट्रीज को, एलिफेंट्स को एंड द ब्लू व्हेल्स को. दिस एंटायर हैबिटेट दैट विल लिव इन द इमेंस बायोडाइवर्सिटी. मतलब कि हमारे इस हैबिटेट पे क्या है, इमेंस बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है या फिर है. वी ह्यूमंस अलॉन्ग विद all living organisms form a complex web of ecological system in which we are the part and very much dependent on this system for own existence. और हम ह्यूमंस है वो क्या है, एक इसके पार्ट है, इकोलॉजिकल सिस्टम के हम एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सब ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil that produce our food without which we cannot survive. So इन्हीं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं हमारी को रिक्रिएट करते हैं हमारी एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जिसको हम ड्रिंक करते हैं, और सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है अच्छी तरह से खेती करने में. फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम. हमें पता है कि फॉरेस्ट क्या है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाने रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. एज देयर आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड. और ये क्या है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जिसपे क्या है, ऑल अदर लिविंग बींग्स क्या है, डिपेंडेंट है टोटली. सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependency. मतलब कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो इमेंसली रिच है इन वाइल्ड लाइफ में एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिसको हम थ्रू टेक्नोलॉजी से चेंज करके हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. और वो क्या है, उनके फॉर्म भी अलग है और उनके फंक्शन भी अलग है, लेकिन है वो सिमिलर, क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम. मतलब है वो सिमिलर बट क्या है, एक दूसरे के ऊपर वो टोटली इंटरडिपेंड है. अगला टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. सो फ्लोरा एंड फौना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको पहले इनकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ. फ्लोरा वो होता है जो कि टोटली रिलेटेड होता है प्लांट से, और फौना वो होता है जो कि रिलेटेड होता है एनिमल्स से. ठीक है. If you look around, you will be able to find there are some animals and plants which are unique in your area. मतलब कि अगर हम अपने एरिया में देखें तो हमें बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं क्या हैं, वो हमें यूनिक दिखते हैं. इनफैक्ट in India is one of the oldest richest country in terms of its array of biological diversity. So क्या है, इंडिया एक वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, and has 8% of and has nearly 8% of total number of species in the world. और वर्ल्ड की टोटल 8% की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, इंडिया में है, विच इज़ एस्टिमेटेड 1.6 मिलियन. ठीक है. एंड दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस नंबर एट बी डिस्कवर्ड. मतलब कि जो कि अभी इतने सारे डिस्कवर भी नहीं हुए हैं वो उतनी है. You have already studied in detail about the extent and varieties of forest and wildlife resource in India. So हमने पढ़ रखा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया.
अपनी छोटे छोटे क्लासेस में। सो यू हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। सो हमें ये भी पता है कि इन रिसोर्सेज का हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। सो दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ, वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। और हमें पता है कि ये जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है वो हमारी लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है, बट फिर भी हम इसे क्या करते हैं, ग्रांटेड, मतलब कि अपने बेनिफिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन करके। बट लिटरली दे आर अंडर द ग्रेट स्ट्रेस ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। और ये क्या है, एक और इसके डिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने से क्या है, हमारा इस पर ग्रेट स्ट्रेस पड़ रहा है जो कि हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। डू यू नो over 81,000 species of fauna and 47 species of flora are found in this country so far। मतलब कि 81,000 species of animals की and 47,000 species फ्लावर की हमारे कंट्री में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 47,000 प्लांट स्पीसीज एंड 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज है जो इंडिया के इंडिजिनियस टू इंडिया है, मतलब कि जो इंडिया में पाई जाती है। some estimate suggested that at least 10% of India record wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। मतलब कि जो इंडिया में जो 10% रिकॉर्ड होता है हमारा वाइल्ड फ्लोरा और 20% ऑफ मैमल वो क्या है, हमारे थ्रेटन लिस्ट में है। थ्रेटन लिस्ट मतलब कि रेड लिस्ट में है, या फिर वो ख़त्म होने वाले हैं, या फिर वो डेंजर हैं। मेनी ऑफ दिस वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल जो मैंने आपको बता दिया कि बहुत डेंजर में है। दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लाइक द चीता। और वो क्या है, एक्सटेंशन में, मतलब कि ख़त्म होने वाले हैं, जैसे कि हमारे चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट spotted pollet, and plants like Madhuka insine, a wild variety of mahua and Hobardia and Heptanurans। एक बार आप प्रोनाउंसिएशन में अच्छा एक बार देख लीजिएगा। और स्पीसीज ऑफ ग्रास, तो ये सब क्या है, एक स्पीसीज ऑफ ग्रास हैं। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज may have already been lost. Today we only talk of the largest and more visible animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insect and plants? So इस पैराग्राफ में आपको कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप एक ग्रास का नाम और ये फिर कौन कौन सी डेंजर्ड लिस्ट में है वो एक बार आप देख। हमारा अगला टॉपिक है वो है वैनिशिंग फॉरेस्ट। द डायमेंशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर स्टैग्निंग। मतलब कि जो हमारा इंडिया का डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन है वो एक बहुत शॉकिंग है। द डिफॉरेस्टेशन एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 78.92 मिलियन हेक्टर। मतलब कि जो ट्री कवर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो है हमारा 78.92 मिलियन हेक्टर, विच इज़ 24% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। 24.01% क्या है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जो कि डेंस फॉरेस्ट कवर करता है 12.24%, ओपन फॉरेस्ट कवर करता है 8.99% एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करता है 0.14%। According to the State of Forest Report 2013, the dense forest cover has increased by 10,098 square kilometers since 1997, जो कि which is due to plantation by different agency, जो कि बढ़ा है प्लांटेशन करने से by different agencies के द्वारा। सो आप इसमें से मेनली आप याद कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल डाटा याद कर लीजिएगा जो कि एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट अस
now understand the different categories of existing plants and animal species. Based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, we can classify as follow. सो हमारा जो पहला है वो है नॉर्मल स्पीसीज. नॉर्मल स्पीसीज क्या है? स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, शाल, पाइन, रोटेंट एक्सेट्रा. मतलब कि वो नॉर्मल हैं. ठीक है, जैसे कि उसमें एग्जांपल है हमारा कैटल, साल, पाइन और रोडेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब क्या है अगला हमारा है एंडेंजर्ड स्पीसीज. these are species which are in danger of extinction. मतलब कि वो ख़त्म होने के कगार पे है. The survival of such species is difficult if the negative factor that have lead to the decline in their population continue to be operate. अगर ऐसे ही इनका क्या होगा, ऐसे ही अगर इनको हम वो करते रहें, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म होने के कगार पे है या फिर ख़त्म हो जाएंगे. द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडिया वाइल्ड एस, इंडिया राइनो, लॉयन टेल्ड मॉस्क्यू, संगाई ब्राउन एंटर डियर इन द मणिपुर एक्सेट्रा. जो हमारा अगला है वो है वल्नरेबल स्पीसीज. दीज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर. मतलब कि ये वल्नरेबल स्पीसीज उसे वो है जो कि अगर थोड़ा सा भी ख़त्म हुआ तो वो डायरेक्ट उसमें चला जाएगा एंडेंजर्ड स्पीसीज में. मतलब कि अगर कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास 5 एलिफेंट हैं, अगर पांचों एलिफेंट में से एक भी एलिफेंट मरती है या फिर ख़त्म होती है तो वो तुरंत क्या चली जाएगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज में हो जाएगी. और इसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे ब्लू शिप, एस्टेटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा. ठीक है, हमारा जो अगला है वो है रेयर स्पीसीज. नाम से पता चल रहा है कि वो बहुत रेयर हैं. जैसे कि स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, वाइल्ड एस्टेटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा. ये सब क्या है, एनिमल बहुत ज़्यादा रेयर हैं. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है वो है क्या है हमारा एंडेमिक स्पीसीज. दीज आर स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स. सो क्या है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल सच स्पीसीज आर द अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन जो एक बर्ड है क्या वो कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में. फिर जो हमारा अगला है वो क्या है, एक्सटेंट स्पीसीज. दीज स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ known or likely area where they may occur. A species may extend for a local area, regions, country, continent or the entire earth. एग्जाम्पल में मतलब कि वो अब है ही नहीं, ख़त्म हो ही गई हैं पूरी तरह से. जैसे कि एस्टेटिक चीता, एसेटिक चीता, पिंक हेडेड डक. सो ये सारा किस में आता है हमारा, वो आता है एक्सटेंटिक स्पीसीज में. सो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा. और ये फिर ये क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि हाउ ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज हाउ कैन वी क्लासीफाई. सो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक करके और उनके बारे में लिखना पड़ेगा. तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. सो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एस्टेटिक चीता, वेयर डिड दे गो. सो मेनली इस बॉक्स के अंदर आपको मेनली चीता के बारे में दिया गया है कि वो क्या है, एक मूविंग फास्टेस्ट एनिमल है जिसकी स्पीड है 112 किलोमीटर और वो जिसके ईच साइड नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ आइज इन द माउथ. और उसके अपीयरेंस के बारे में बताया गया है.
and prior to the 20th century cheetah was widely distributed throughout Asia, throughout Africa, Asia, and today the Asian cheetah is nearly extinct. मतलब मेनली चीता के बारे में बताया गया, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा. एंड इसमें लास्ट द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर एक्सटेंट इन इंडियन, और ये एक्सटेंट हो गया था इन द 1952 इंडिया में से. सो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिएगा और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा. अगर ये मेनली एमसीक्यूज में ये सब पूछा जा सकता है आप लोगों से. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. What are the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna? If you look around, you will be able to find out how we transfer nature into resource obtaining directly or indirectly from the forest and wildlife. So हमें पता है कि हम नेचर से क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसोर्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि वुड, bark, leaves, rubber, medicine, dryer, food, fuel, fodder, manure, etc. So it is we ourselves who have dependent on forest and wildlife. So हम क्या करें, totally dependent forest and wildlife. The greatest damage inflicted on the Indian forest was during the colonial period due to expansion of railway, agriculture, colonial and scientific forestry and mining activity. So क्या हुआ, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हुआ, तो फॉरेस्ट को काटा गया ताकि उधर पटरी बना सके, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया ताकि वहाँ एग्रीकल्चर हो सके, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब कि जो फॉरेस्ट जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसे हटाया गया, और कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब कि वहाँ पे वो पेड़ उगा सके जो कि ब्रिटिश को फ़ायदा दे, और माइनिंग बहुत सारे गड्ढे खोदे गए जिसके द्वारा क्या हुआ, फॉरेस्ट को हटाया गया. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स. सो इंडिपेंडेंस के द्वारा क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, जिसके द्वारा क्या हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कंटिन्यू हुआ, और जिसके द्वारा क्या हुआ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो, क्योंकि पॉपुलेशन इधर से उधर बढ़ी तो हमें लैंड रिसोर्स की ज़रूरत होने पे क्या किया, हमने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया. सो बिटवीन 1951 एंड 1918 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कवर्ड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर द इंडिया. मतलब कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट किसमें था, एग्रीकल्चरल, कन्वर्ट कर दिया था एग्रीकल्चरल लैंड. एंड सब्सटीट्यूशनल पार्ट्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया में. और कहाँ कहाँ हुआ था, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न में एंड सेंट्रल इंडिया में. सेंट्रल इंडिया में हैव बीन डिफॉरेस्टेटेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम कहते हैं झूम, और टाइप्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो कि एक क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे कहते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. सो आप इसे याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स या फिर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है. अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड. So, some of our environmentalist activists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation. मतलब कि क्या हुआ, ब्रिटिश लोग आए इंडिया में और उन्होंने इनरिचमेंट प्लांटेशन को वो किया, बढ़ावा दिया था. जैसे कि इनरिचमेंट प्लांटेशन उसे कहते हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे ऐसे ऐसे फॉरेस्ट या फिर ऐसे ऐसे प्लांटेशन उन्होंने उगाना शुरू कर दिया जो कि कमर्शियल वैल्यू उनको दे सके, मतलब कि उन्हें पैसा दे सके. इन अ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज वर एक्सटेंसिवली प्लांटेड, अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड. सो जो वैल्यूएबल स्पीसीज थी उनको क्या किया, प्लांटेशन उनका स्टार्ट हो गया, और जो अदर स्पीसीज थी उनको क्या किया, एलिमिनेट करना शुरू किया, मतलब उनको हटाना शुरू कर दिया. फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया. चारपाइन
प्लांटेशन इन हिमालय हैज़ रिप्लेस द हिमालयन ओक एंड रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट। मतलब कि की मतलब वहाँ पे एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती थी, तो क्या किया उन्होंने, उस चीज़ को क्लियर किया और अपने वैल्यूएबल फॉरेस्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने लगाना। सो आप इस पैराग्राफ को एक बस रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ ऑल्सो भी कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट को ख़त्म करने का वो योगदान दिया है। सिंस 1951 ओवर 5000 ऑफ स्क्वायर फॉरेस्ट वॉज क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। मतलब कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट को क्या किया गया, क्लीन किया गया या फिर काटा गया फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। और ये क्या है, कंटिन्यू है फॉर द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड बी इंड्यूडेड 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसके द्वारा क्या किया गया, 40,000 हेक्टर फॉरेस्ट को काटा गया। माइनिंग इज अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। तो हमें पता है माइनिंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डिफॉरेस्टेशन। द बक्सर टाइगर रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली द थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। और जो बक्सर टाइगर रिजर्व में है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे वो भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है फॉर द कॉज ऑफ रिमूविंग फॉरेस्ट, जो कि है डोलोमाइट माइनिंग से। एंड इट हैज़ बी डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट फॉर सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। और ये क्या गया, डिस्टर्ब करता है हमारे नेचुरल हैबिटेट को और ब्लॉक करता है माइग्रेशन रूट को, जिसमें इंक्लूड है हमारा इंडियन एलिफेंट। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resource are grazing and fuel collection, fuel wood collection. So हमारा एक ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्टर ऑफ बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन की हमारा एक ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। मतलब कि क्या करते हैं ग्रेजिंग, मतलब कि वहाँ पे एनिमल्स के द्वारा चरा दिया जाता है या फिर उन्हें एज अ फूडर यूज़ कर लिया जाता है। और उसको क्या करते हैं, वुड कलेक्शन, मतलब कि पेड़ को काटते हैं घर बनाने के लिए या फिर जलाने वलाने के लिए लकड़ियाँ। सो उससे भी क्या करता है, हमारा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है। दो दे मे बी सम सब्सटेंस इन द आर्ग्यूमेंट एट द फैक्ट रिमेन दैट अ सब्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द फ्यूल फूडर डिमांड इज मेड बाई लोपिंग रेदर देन द फॉलिंग द एंटायर ट्री। क्या करते हैं कि लोग अपने डिमांड को करने के लिए पूरा करने के लिए उसकी डंडियों को, पेड़ की डंडियों को क्या करते हैं, कभी कभी काटते हैं या फिर एंटायर मतलब पूरी पेड़ को काट देते हैं। सो वही गलत चीज़ है। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोस्ट्रीज ऑफ द सम ऑफ द कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्स टू मीट द डिमांड फॉर नेचुरल रैपिड डिमांड ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। सो क्या करता है, जो ट्री है एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है फॉर मिनरल रिसोर्स एंड मीट द डिमांड फॉर रैपिड एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चरल एंड अर्बन इकोनॉमी। क्या वो एक रिसोर्स प्रोवाइड कर देता है जो हमारी प्रोटेक्टेड एरिया, दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो फॉरेस्ट है वो सबके लिए अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे कि जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए कुछ और है और ब्रिटिश थे तो उनके लिए कुछ और था। सो क्या है, उसके वजह से ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है ह्यूमन के बीच में या फिर पीपल्स के बीच में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, द हिमालयन एव इन ट्रबल। द हिमालयन एव Texas wall China is a medicinal plant found in various parts of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि ये प्लांट है वो पाया जाता है प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सल is extracted from the bark, needles, twigs and the root of this forest. So a compound है जिसका नाम है
एक्सल वो पाया जाता है इसके बाग से, नेडल से, ट्विंग से एंड द रूट ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट कैंसर, जिससे क्या ट्रीट होता है, कैंसर उससे सही होता है। द ड्रग्स इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, और इसका क्या हो गया, ग्रेट ओवर एक्सप्लोटेशन हो गया। एंड इन द लास्ट 1 डिकेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर ट्रीज हैज़ बीन ड्राइड अप इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल। करने की वजह से ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है हिमाचल प्रदेश से और अरुणाचल प्रदेश से। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग इंडियन बायोडाइवर्सिटी। Habitat destructions, hunting, poaching, overexploitation, environmental pollution, poisoning and forest fire are the factors. So ये सारे क्या है, फैक्टर हैं फॉर द डिक्लाइनिंग इंडियन बायोडाइवर्सिटी। और फैक्टर कौन कौन से हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हंटिंग, पोचिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर है इसके फैक्टर्स विच लीड्स टू द डिक्लाइन इन द इंडियन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस आर अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumptions of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being. So other important factors है इसके कि अनइक्यूटेबल कंजम्पशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा अच्छे से, ये सब क्या है इसके फैक्टर है। सो ओवरपॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन कैरिड एज द कॉज फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो ओवर पॉल्यूशन कंट्रीज़ के लिए भी एक ओवर पॉल्यूशन कंट्रीज से भी ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन, सो ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज चाहिए, तो क्या करते हैं लोग उसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोलेमन, मतलब कि जो अमेरिकन का कंज्यूमर है वो 40 टाइम ज़्यादा है, एवरेज ज़्यादा है, मतलब कि सोलेमन कंट्री से या फिर सोलेमन रिसोर्सेज से। सिमिलरली द richest 5% of the Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. ठीक है, the farmers share minimum responsibility for environmental well-being. The question is who is consuming what, from where and how much. मतलब कि जो कंट्री ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्या कर रही है, वो उसका मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग पे। मतलब कि ये तो उल्टा हो रहा है, जो कंट्री ज़्यादा कंज्यूम कर रही है उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे उल्टा है, जो कंट्री ज़्यादा वो कर रही है, उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। सो वही क्वेश्चन है, हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट, वेयर एंड फ्रॉम हाउ मच। ठीक है, डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ द इंडियन नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, मतलब कि इंडिया के आधा से ज़्यादा नेचुरल फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो चुके हैं। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड ड्राइड आउट, और 1/3 वेटलैंड क्या है, ड्राइड आउट हो गए। 70% ऑफ इट्स वाटर सरफेस बॉडी पॉल्यूटेड, और जो इंडिया का 70% वाटर बॉडीज है वो क्या है, पॉल्यूटेड है। 40% ऑफ मैंग्रोव विप्ड आउट, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। एंड with the continued hunting and trade of wild animals, the commercially valuable plants, thousands of plants and animals species are heading towards extinct. So hunting trade और wild animals का commercially valuable plants क्या है, मतलब कि अगर ज़्यादा इधर से उधर ट्रेड हुआ कमर्शियल प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो क्या है, वो ख़त्म होने के कगार पे आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss of is strongly correlated with the loss of cultural diversity. मतलब कि ये क्या है कि बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे कल्चर हैं और वो क्या है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से रिलेटेड है। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities. और वो किसको अफेक्ट करता है, मेनली इंडिजीनियस पीपल्स को
और द कम्युनिटी को, जो कि वो क्या है, टोटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, हु डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। सो क्या है, ये सारे कम्युनिटीज़ और इंडिजिनियस पीपल क्या हैं, टोटली डिपेंड हैं ऑन द फॉरेस्ट पे, जैसे कि उनको खाना के लिए, पानी के लिए, दवाई के लिए, कल्चर शेयर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी। सो ये क्या है, टोटली डिपेंड है। विद इन द पुअर वुमेन्स आर अफेक्टेड मोर देन मैंस, और जिसमें कि वुमेन्स को ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है मोर देन मैन से। In many societies, women bear the major responsibility for collection of fuel, fodder, water and other basic substances needs. So ये मेनली वुमेन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल को कलेक्ट करने का, फूडर कलेक्ट करने का, वाटर कलेक्ट करने का। सो इनको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम करता है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, द drugency of women increase and sometimes they have to walk for more than 10 किलोमीटर to collect resources. So ये वुमेन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि उनको कभी कभी 10 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता है। जैसे हमने देखा है राजस्थान में कैसे वुमेन्स लोग चल के जाती हैं पानी वानी भरने के लिए। सो ये उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन्स एंड नेग्लिजेशंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग आवर्स ऑफ वर्क, जिसकी वजह से क्या है, ये उनके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो सारे दिन काम में लगी रहती हैं और इनका इंक्रीज आवर्स भी इनका इंक्रीज हो जाता है। वो हर दिन भर हमेशा काम करती रह जाती हैं, जो कि क्या करता है, उनको हेल्थ में अफेक्ट करता है, विच ऑफन सीरियस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सॉफ्ट ड्रॉट डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड फूड फ्लड। सो बहुत सारे एरिया में डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड आता है, ड्रॉट आ जाता है। सो वुमेन्स को ज़्यादा वो क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, एज हिट द पुअरेस्ट एंड हार्डेस्ट। So poverty in these poverty in these cases is direct outcome of environmental degradation. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adopt the sound forest and wildlife conservation strategy. So इन सब से दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, सो दैट हम इस चीज़ को बचा सकें और जिससे क्या है, हमारी सोसाइटी को भी कोई इफेक्ट ना पड़े। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉल्यूशन and forestry has become initial. So conservation of wildlife और forestry become initial, बहुत important हो गया। But why do we need to conserve our forest and wildlife? Conservation preserve the ecological diversity and our support system, water, air and soil. So conservation of वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं और जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है थ्रू वाटर, एयर एंड सॉइल। It also preserve the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. So ये क्या करता है, हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी बेटर ग्रोथ करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी। ठीक है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पे टोटली डिपेंड हैं। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, और जो फिशेस है वो क्या है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड है। 16 and 17 conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various
provisions for protecting habitat. So इन 1970 एंड 1960 में नेशनल डिमांड किया गया था फॉर नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड प्रोग्राम्स के लिए, एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट का हुआ 1972 विथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, जो कि बहुत प्रोटेक्टिंग हैबिटेट के लिए वो इम्प्लीमेंट किया गया. एन ऑल इंडियन लिस्ट वॉज प्रोटेक्ट ऑन एन ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड. ठीक है, ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज को भी पब्लिश किया गया. द thrust of program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protections to their habitat and restricting trade in wildlife. So प्रोटेक्ट किया गया हमारी जितने भी रिमेनिंग पॉपुलेशन थे ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की, और क्या किया गया उसके लिए हंटिंग को बैन किया गया एंड लीगल प्रोटेक्शन दिया गया उन सबको बचाने के लिए. Subsequently, central and many state government established national park and wildlife sanctuaries about which we have already studied. ठीक है. The central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger one. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया जिसमें से ताकि उनको जो थ्रेटन लिस्ट में है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो कि इंक्लूड करता है हमारा टाइगर, हॉर्न राइनोसोरस, द कश्मीर स्टेग और हैंग्यूल्स, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, द एशियाटिक लायन एंड अदर. सो इन सबको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम निकाला ताकि इन सबको सेव किया जा सके. मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लेपर्ड्स एक्सेट्रा हैव बीन गिविंग फुल पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड. सो इन सबको क्या गया बचाने के लिए हंटिंग और पोचिंग को बैन कर दिया गया ताकि इनकी प्रोटेक्शन पूरी दी जा सके थ्रू आउट द इंडिया, सो दैट इनकी स्पीसीज को बचाया जा सके. द नेक्स्ट टॉपिक, सो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टाइगर. टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फ्यूनल वेब. सो टाइगर क्या है, एक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, एंड इन 1973 the authority realized that tiger population had dwindled to 1827 from estimated 55,000 at turn of century. मतलब कि कुछ ही सालों में 55,000 पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, बट 1907 तक कितनी हो गई वो 1827. सो द a major threat to tiger population are numerous, such as poaching for trade, skinning, habitat, depletion of prey basis species, growing human population etc. तो ये सारे फैक्टर हैं टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज करने में. ठीक है. द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली in the Asian century left the tiger population on the verge of extinction. So इनकी टाइगर की स्किन से और इनकी बोन्स से क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती है जिसके द्वारा टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है. सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सो इंडिया एंड नेपाल का मिला के तो 60% समझ लो, 2/3 मतलब कि 60% पॉपुलेशन क्या है टाइगर की पाई जाती है इंडिया और नेपाल में. दीज टू नेशंस बिकम प्राइम लार्जेस्ट फॉर पोचिंग एंड लीगल ट्रेडिंग. ठीक है. सो टाइगर प्रोजेक्ट one of well published wildlife campaign in the world was launched in 1973. So टाइगर
Project Tiger was launched in 1973. Initially, it shown success as tiger population went up to 4002 in 1985 and इनकी population बढ़ी from 4002 से 4002 in 1985 and 334 in 1998, but in 1993 the population of tiger had dropped to 3600 क्योंकि हंटिंग एंड पोचिंग के द्वारा या फिर इनकी हंटिंग एंड पोचिंग के द्वारा देयर वर 39 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, और इंडिया में टोटल कितने रिजर्व है? 39 टाइगर रिजर्व्स है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 137.14 स्क्वायर किलोमीटर का ये कवर करता है. द टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड not only as an effective to save an endangered species but with equal importance to means of preserving biotypes of sizable magnitude. So इतनी सारी एरिया है टाइगर रिजर्व्स के फैला हुआ है, और ये मेनली क्या करते हैं? उनको सेव करने में उनकी मदद करते हैं. कॉन्बेट नेशनल पार्क जो कि है उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि है वेस्ट बंगाल में, बंधावघर नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, एंड मानस टाइगर रिजर्व है असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में, आर सम ऑफ द रिजर्व्स इन इंडिया. सो आप इन सबको याद कर लीजिएगा. ये मेनली वन वर्ड या फिर MCQs क्वेश्चन में आएगा या फिर आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन में. सो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा. और इन सारे लिस्ट के अंदर, कंजर्वेशन प्लानिंग लिस्ट के अंदर, नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1989, several hundred butterflies, moth beetles and one dragonfly have been added टू द लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज. ठीक है, इन सबको भी ऐड कर लिया गया है ताकि इनको भी बचाया जा सके. एंड इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज. सो फर्स्ट टाइम इन 1991 में भी सम प्लांट्स को भी इसमें ऐड किया गया है ताकि उनको भी बचाया जा सके. मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resource, it is rather difficult to manage, control or regulate them. In India, much of forest and wildlife resource are either owned or managed by government or through the forest department or other government department. So India में कौन कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट करता है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है या फिर गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट. These are classified under the following category. सो जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, एंड रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंसर्न. रिजर्व फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है कि वो टोटली रिजर्व्ड है. यहाँ पे कोई भी पीपल जा नहीं सकता इसके अंदर, और ये मेनली गवर्नमेंट से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है इन सब फॉरेस्ट में जाने के लिए. सो इसको कहते हैं हम रिजर्व फॉरेस्ट. दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. मतलब कि जितना डिप्लीशन हो गया है उसके बाद अब इसमें ज़्यादा डिप्लीशन नहीं होगा, वो है हमारा कौन सा? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. नेक्स्ट है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट. दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेटलैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. मतलब कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि कंट्रोल होता है प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल से, उसको कम्युनिटी भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है या फिर सेव करके रखती है. Reserved and protected forest are also reserved as a permanent forest. So reserve forest और protected forest दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट. मेंटेन
फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो इनमें से हमें टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है। And for protective reasons. So Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest consisting 75% of the total area. So मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है विच इज़ 75%। ठीक है, अगला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सो ये सारा किसके अंदर आता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ऑल नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय द कम्युनिटी। और इन सब जैसे कि गुजरात में और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में मेनली किससे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन। So, conservation strategy are not new in country. We often ignore that India of forest are also home of some traditional communities. So, जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो हैं घर हैं किसके? ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो बहुत सारी एरिया में लोकल कम्युनिटी ऑल्सो क्या करती है? लड़ाई करती है टू कंजर्व दिस हैबिटेट। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लाइवलीहुड, लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, ताकि वो अपने लॉन्ग टाइम लाइवलीहुड को सिक्योर कर सके। इन सरिका टाइगर रिजर्व्स राजस्थान विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय किटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो सरिका टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, सो उसमें क्या किया था? विलेज के लोगों ने फाइट किया था और माइनिंग होने के कारण, ताकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बचा सके, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को बचा सके। इन मेनी एरिया विलेजेस देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सपेंटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और वो गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं और वो अपने आप से ही लड़ाई करते हैं ताकि वो उन रिसोर्सेज को बचा सके। इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव धाकव सेंचुरी, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting wildlife against any outsider encroachment। और क्या किया गया था? भैरव देव धाकव सेंचुरी डिक्लेयरिंग देयर ओन, उन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया और जिसमें उन्होंने क्या किया? अलाउ नहीं किया हंटिंग को, एंड आर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द आउटसाइड, और उधर कोई आउटसाइड एनरोचमेंट नहीं कर सकता विदाउट उनकी इजाज़त के बिना। हमारा अगला टॉपिक है सेक्रेड ग्रुप्स वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। इसको मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। क्या है कि नेचर वर्शिप इज़ एज ऑफ ट्राइबल बिलीफ, ताकि बहुत ऐसे ट्राइबल ग्रुप है जो नेचर को क्या बोलते हैं? गॉड एंड गॉडेस। These patches of forest are parts of large forest and have been left untouched by the local and the interference within the blend। तो और वो लोग क्या करते हैं? उस फॉरेस्ट की बहुत वो करते हैं, उससे गॉड एंड गॉडेस मानते हैं। सो उसमें लोकल पीपल्स को अलाउ वो लोग करते भी नहीं है, ताकि अगर लोकल पीपल जाएंगे तो क्या करेंगे? उसको डैमेज करेंगे। सो इसके लिए वो अलाउ नहीं करते। सर्टन सोसाइटी receive a particular trees which have been preserved for time immemorable। जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी है मंदरास एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन्स वर्कशिप महुआ। सो ये लोग किस में बिलीव करते हैं? महुआ की वर्कशिप करते हैं। ठीक है, एंड कदम्बा ट्रीज एंड ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार आर किसकी वर्कशिप करते हैं ये लोग? टर्माइंड। ठीक है, एंड टर्माइंड, इमली और आम की पेड़ की ये लोग पूजा करते हैं। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स टू मेनी ऑफ यूज और टू मेनी ऑफ अस प्रील एंड बनाना ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। ठीक है, तो इन सभी पेड़ों की ये लोग
पूजा करते हैं। Indian society comprise several culture, each with its own set of tradition, method of conserving nature and its creation. ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंजर्विंग दिस टाइप्स ऑफ नेचर and creation. Sacred quality are often ascribed to spring, mountain, peak, plant, animals and which closely protected. बस ये लोग फॉरेस्ट की ही नहीं, अलग अलग जानवर की, अलग अलग प्लांट की, अलग अलग एनिमल्स की ये लोग सेवा करते हैं। यू विल फाइंड ट्रोप्स ऑफ मॉस्क्यू and langurs around many temples. They are fed daily and threatened as a part of temple devotees. So क्या करते हैं, जैसे कि हमें देखते हैं कि मंदिर के पास बंदर हैं तो उनको भी लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। सो ये सब in village in and around Bisnoi village in Rajasthan, headed of black buck, nilgai and peacock can be seen as an integral parts of the community and nobody can harm them. जैसे हमें पता है कि बिश्नोई एक क्या है, टाइप्स ऑफ ट्राइबल पीपल हैं ऑफ राजस्थान के जो प्रोटेक्ट करते हैं ब्लैक बक को, नीलगिरी नीलगाय को, पिकॉक को, और इनके प्रोटेक्शन के द्वारा कोई भी अदर कम्युनिटी क्या है इनको हार्म नहीं कर पाती। सो ये लोग मेनली ये सारी कम्युनिटी मिलके क्या करती है, रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करती है। The famous Chipko movement in the Himalayan has not only successfully restricted deforestation in several areas but also shown the community afforestation with indigenous species can be immensely successful. So चिपको मूवमेंट था जो कि मेनली स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जिसके अंदर क्या था, बहुत डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा था इन सब एरियाज़ में, बट कम्युनिटी ने एफॉरेस्टेशन भी स्टार्ट कर दिया, पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया और पेड़ को बचाना शुरू कर दिया। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशन कंजर्वेशन मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फ्रेमिंग नाउ वाइड स्प्रेड। ठीक है, और इन्होंने बचाना शुरू कर दिया ट्रीज़ को। फेमस एंड फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवद्यान्या हैव शोन that adequate level of diversified crops production without the use of synthetic chemical possible and economically viable. So इन सब मूवमेंट ने क्या किया कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप को वो क्या प्रोडक्शन करने में हेल्प किया विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल। ठीक है, in India joint foster management program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoring of degraded forest. So इसमें लोकल कम्युनिटी ने भी बहुत ज़्यादा मैनेज वो किया है, दिया है और मैनेज किया है फॉर रिस्टोरिंग द degraded forest. The program has been formal existence in 1988 and formal existence program launch किया गया था in the program has been in formal existence since 1988. ठीक है, when the state of Orissa passed the first resolution for joint forest management, ओडिशा ने फर्स्ट पास्ट किया रेजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन एंड अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेजमेंट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, सो इन सब पे ध्यान दिया गया। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल्ड intermediary benefits like no timber forest produce and share in the tribal harvested by successful protection. So इनमें से इनको प्रोटेक्शन दिया गया। The clear lessons from the dynamic of both environmental destructions and reconstructions in India, the local community everywhere has been involved in some kind of natural resource management. So local community भी इसके अंदर क्या हुई, इन्वॉल्व हुई इन द क्या करने में, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट करने में।
but there is still long way to go back local community to go before local community are at the center stage in the decision making. Except only those economic and developmental activities that the people certainly centric environmental friendly. सो लोकल कम्युनिटी में इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा फॉर द टू सेव द इन्वायरमेंट. सो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है. एक स्टेटमेंट दिया गया है गौतम बुद्धा इन 487 BC में, इसमें इन्होंने बताया है कि ट्री क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कुछ भी डिमांड नहीं करता उसके प्रोटेक्शन में, बट वो उसको भी छाया या फिर प्रोटेक्शन ये फिर उसको भी सब प्रोवाइड करता है जो इसको डिस्ट्रॉय करने में भी लगा. सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ जियोग्राफी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं. थैंक यू.